स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है ये मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट का एक नया वीडियो है। जो लास्ट वीडियो था इसमें हमने इन्वेस्टमेंट फंक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा था। ये जो वीडियो है इसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट फंक्शन एंड इट्स डिटरमिनेंट्स का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन लेके आए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो चीज है, इन्वेस्टमेंट क्या है मैक्रो इकोनॉमिक टर्म्स में। इन्वेस्टमेंट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स रेफर टू स्पेंडिंग। ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्या है, एक टाइप ऑफ स्पेंडिंग है। उससे क्या होता है, एस टू एन इकोनॉमिक्स कैपिटल स्टॉक। ठीक है, किसी भी इकोनॉमी का कैपिटल स्टॉक में जब एडिशन होता है या फिर उसके इन्वेंट्री में एडिशन होता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इन्वेस्टमेंट कहेंगे। ठीक है, इट इज द ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंजेस इन इन्वेंट्री। जब हम लोग ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और चेंजेस इन इन्वेंट्री किसी भी एक पीरियड के लिए ऐड कर देते हैं तो उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है कि जो आपका फिक्स कैपिटल एसेट है उसमें कोई भी एडिशन हुआ तो उसको हम लोग फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कहेंगे। एंड चेंजेस इन इन्वेंट्री मतलब कि स्टॉक ऑफ गुड्स जो है वो जब इंक्रीज या डिक्रीज होता है उसको भी हम लोग इन्वेस्टमेंट कहेंगे। जनरली इंक्रीज को इन्वेस्टमेंट कहते हैं, डिक्रीज से इन्वेस्टमेंट पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। जैसे कि अगर कोई फिल्म है, ठीक है, फिल्म परचेजेस ऑफ मशीनरी फैक्ट्रीज एंड इक्विपमेंट काउंट एज बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट। कोई भी अगर कंपनी है जो कि क्या परचेस कर रहा है, मशीनरी फैक्ट्री या फिर इक्विपमेंट, वो बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट में काउंट होगा। एंड हाउस होल्ड स्पेंडिंग ऑन न्यू होम्स काउंट एज रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। मतलब कोई हाउस होल्ड है जो कि नया घर बना रहा है तो वो किस चीज में काउंट होगा, रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट में काउंट होगा। ठीक है, नेशनल अकाउंट में जो इन्वेस्टमेंट है वो तीन टाइप से क्लासिफाई किया जाता है। तो तीन टाइप क्या है, बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जब बिजनेस कोई इक्विपमेंट या फिर किसी स्ट्रक्चर पे खर्चा करता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट कहेंगे। उसका जो हमारा नेक्स्ट है वो है रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, यानी कि जब नया घर बनाया जाता है तो उसको हम लोग रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट में काउंट करते हैं। उसका जो हमारा नेक्स्ट है वो है आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जो भी गुड्स है, कोई भी सामान जो कि स्टॉक में रखा गया है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहेंगे। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कब बढ़ता है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट अराइजेस फ्रॉम फिल्म्स प्रोड्यूसिंग मोर देन दे सेल। जब कंपनी जितना बेच रहा है उससे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब कि डिमांड अगर मार्केट में 10 कार्स का है, कंपनी जो है 20 कार प्रोड्यूस कर रहा है, तो जो 10 एक्स्ट्रा कार है वो स्टॉक ऑफ गुड्स हो जाएगा तो उसको हम लोग इन्वेंट्री कहेंगे। ठीक है, तो वही जो है वो आपका इन्वेंट्री हो जाता है। और ये सब मिलके क्या बनाता है, आपका आई बनता है जीडीपी में। जीडीपी किस चीज से बना होता है, सी प्लस आई प्लस जी, एनएक्स माने नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो जो आई है वो आपका इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज्यादा वोलाटाइल होता है। इन्वेस्टमेंट वोलाटाइल क्यों होता है, क्योंकि जब आपका बूम्स होता है, आपने अगर बिजनेस साइकिल पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, नहीं तो हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा हम बिजनेस साइकिल पे लेके आएंगे तो उसमें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो जो बूम का टाइम होता है उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ता है। ठीक है, बहुत ही जल्दी जल्दी बढ़ता है। और जो रेसेशन का टाइम होता है उसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी कमने लगता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा रीजन क्या है इसका इस तरह का चीज होने का, बिकॉज इट डिपेंड्स हैविली ऑन फिल्म्स कॉन्फिडेंस एंड एक्सपेक्टेशन। इन्वेस्टमेंट जो है जनरली कंपनीज करता है तो वो बहुत ही ज्यादा डिपेंड करता है जो कंपनी हो कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट है मार्केट पे और कितना ज्यादा उसका एक्सपेक्टेशन है मार्केट को लेके, कि वो कितना एक्सपेक्ट कर रहा है कि डिमांड कितना बढ़ने वाला है, उस चीज के हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट को चेंज करता है। तो इसलिए बूम्स और रिसेशन के टाइम में इन्वेस्टमेंट का वोलेटाइल नेचर जो है हमें देखने को मिलता है। और ये वोलेटिलिटी से क्या होता है, आपका की ड्राइवर और बिजनेस साइकिल, मतलब जो इन्वेस्टमेंट है वो बिजनेस साइकिल का एक बहुत ही की ड्राइवर बन जाता है। मतलब इन्वेस्टमेंट से बिजनेस साइकिल पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने लगता है इस वोलेटाइल नेचर की वजह से। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में क्या है, सबसे पहला आपका बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या है, स्पेंडिंग बाय फिर्म्स ऑन फिजिकल कैपिटल। जब कंपनीज जो है वो फिजिकल कैपिटल पे स्पेंड करता है, मशीन्स हो गया, फैक्ट्रीज हो गया, ऑफिस बिल्डिंग्स हो गया, इस पर जब इन्वेस्ट करता है तो उसको हम लोग बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट में डाल देते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट है वो है आपका रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जब हमारा न्यू होम्स पे, अपार्टमेंट्स पे इन्वेस्टमेंट होता है तो ये हाउसिंग हाउसिंग स्टॉक पे एडिशन होता है, इसको हम लोग रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट है वो है हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ये क्या है, चेंज इन फिल्म्स इन्वेंट्रीज ऑफ रॉ मटेरियल्स और अनसोल्ड गुड्स। फिल्म जो है अपना रॉ मटेरियल्स में कितना एडिशन कर रहा है उस चीज को हम लोग इस पे डाल देंगे, या फिर आपका जो उसके पास अनस्टोल्ड अनसोल्ड गुड्स कितना है, मतलब फिल्म के पास कितना ज्यादा इन्वेंट्री में सामान है जो कि उसने बेचा नहीं है अभी तक, उसको भी हम लोग इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड करेंगे। ठीक है,
उसका जो नेक्स्ट चीज है द इन्वेस्टमेंट फंक्शन एंड इट्स डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या है। मैक्रो मॉडल डिस्क्राइब एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट बाय एन इन्वेस्टमेंट फंक्शन। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्या करता है, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट को एक इन्वेस्टमेंट फंक्शन से मतलब डिनोट करता है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन से डिस्क्राइब करता है। ठीक है, सिंपल फॉर्म में अगर देखा जाए एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट आई इज रिटर्न एज अ फंक्शन ऑफ अदर वेरिएबल्स। जो इन्वेस्टमेंट है वो किस चीज का फंक्शन है, बहुत सारे अलग अलग वेरिएबल्स पे वो डिपेंड करता है। तो सबसे जो मेजर वेरिएबल है जिस पर डिपेंड करता है वो है आपका इंटरेस्ट रेट, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, या फिर इनकम या फिर आउटपुट जो कि हम वाई से डिनोट करते हैं। तो ये जो दो चीज है इससे सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो इम्पेक्ट होता है। तो इन्वेस्टमेंट फंक्शन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आई इज अ फंक्शन ऑफ आर इंटरेस्ट रेट, वाई हमारा जो इनकम या फिर आउटपुट, और एक्सपेक्टेशन ऑफ फिल्म्स। इन सब चीजों पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो अगर हम लोग देखें तो इम्पेरिकल एंड थ्योरेटिकल एनालिसिस जो है उसके हिसाब से जो वो लोग क्या एग्री करते हैं कि इन्वेस्टमेंट फॉल्स व्हेन इंटरेस्ट रेट्स राइजेस। ठीक है, इंटरेस्ट रेट इसमें क्या है, मतलब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, मतलब बोरो जब आप करेंगे तो आपको कितना इंटरेस्ट पे करने का पड़ेगा उस चीज के बारे में कहता है। तो इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है तो आपका इन्वेस्टमेंट जो है घटता है। और जब इन्वेस्टमेंट कब बढ़ेगा, जब आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अगर अदर वर्ड्स पे कहे तो हायर इंटरेस्ट रेट जो है वो बोरोइंग को बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव कर देता है। जब आप ज्यादा रेट पे बोरो करेंगे तो आपका बोरोइंग एक्सपेंसिव होगा। तो इससे जो आपका कंपनी है उस पर प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा इम्पेक्ट होगा। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट जो है वो कमने लगता है। ठीक है, और उसके बाद हायर नेशनल इनकम और आउटपुट सिग्नल्स स्ट्रॉन्गर डिमांड फॉर गुड्स, सो फर्म एक्सपेक्ट बेटर सेल्स एंड आर विलिंग टू इन्वेस्ट मोर। और जब नेशनल इनकम जो है बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है, तो इससे आपका जो आउटपुट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल शो करता है। जब हमारा नेशनल इनकम ज्यादा होता है तो लोग ज्यादा चीज खरीदने के लिए रेडी होंगे, जो डिमांड फॉर गुड्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा। तो फिल्म जो है उनका जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, वो लोग बेटर सेल्स का उम्मीद रखेंगे और इससे वो लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग द एक्सेलरेटर इफेक्ट भी कहते हैं। उसका जो हमारा मेन चीज है की डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट किस किस चीजों पे डिपेंडेंट होता है, किस किस चीजों से उस पर इम्पेक्ट पड़ता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। मतलब आप जब कोई भी लोन ले रहे हैं तो उस पर आपको एक इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, उसी को हम लोग यहाँ पे स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो उस लोन का जो इंटरेस्ट रेट है उसको हम लोग कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कहेंगे। हायर रियल इंटरेस्ट रेट रेजेस फील्स फाइनेंशियल कॉस्ट। तो जितना ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे वो जो कंपनी है वो मतलब लोन लेगा, उतना ही उसका जो फाइनेंशियल कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा। तो फ्यूअर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स आर प्रॉफिटेबल, मतलब जब कॉस्ट ज्यादा होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्वियसली कम जाएगा। और अगर लोअर जो आपका इंटरेस्ट रेट है जब लोअर रहेगा तो क्या होगा, आपका बोर्डिंग इंकरेज होगा और इससे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। द हायर द इंटरेस्ट रेट द फ्यूअर द पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट विल बी जस्टिफाइड। मतलब जितना आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा उतना ही कम आपका पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट रहेगा, और लोअर इंटरेस्ट रेट पे उतना ही ज्यादा आपका नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट रहेगा। ठीक है, और जो नेक्स्ट हमारा चीज है वो है आउटपुट या फिर इनकम, जिसको हम लोग वाई से डिनोट करते हैं। तो इनकम क्या है आपका, या फिर आउटपुट द लेवल एंड ग्रोथ ऑफ जीडीपी और सेल्स। ठीक है, आउटपुट क्या होता है आपका, लेवल ऑफ ग्रोथ है। ठीक है, कितना लेवल पे हमारा इकोनॉमिक ग्रो हो रहा है, या फिर जीडीपी किस तरह से ग्रो हो रहा है, और सेल्स किस तरह से ग्रो हो रहा है, इन सब चीजों को हम लोग वाई से डिनोट करेंगे। When expected demand is higher, firm desired capital stock rises। ठीक है, जब हमारा आउटपुट ज्यादा होगा कब, और जब इनकम ज्यादा होगा तो क्या होगा, आपका डिमांड जो है वो बढ़ने लगेगा। ठीक है, जब एक्सपेक्टेड डिमांड जो है बढ़ने लगता है तो क्या होता है, कंपनी जो है कैपिटल स्टॉक को बढ़ाने लगता है। इन अदर वर्ड्स अगर हम लोग इसको कहें तो हायर इनकम टुडे मीन्स स्ट्रॉन्गर फ्यूचर सेल्स। मतलब अगर आज हम लोग ज्यादा पैसा कमा रहे हैं तो ऑब्वियसली इन फ्यूचर हम लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, ज्यादा सामान के डिमांड करेंगे। तो इससे जो कंपनी से वो लोग क्या करेगा, ज्यादा इन्वेस्ट करेगा ताकि वो लोग प्रोडक्शन को एक्सपेंड कर सके। तो एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट इज दस मॉडल एस इंक्रीज इन आउटपुट। ठीक है, मतलब जब आउटपुट इंक्रीज होगा, इनकम इंक्रीज होगा, तो आपका एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगा। जो हमारा नेक्स्ट डिटर्मिनेंट है वो है आपका मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, एमईसी। ठीक है, एमईसी क्या है, द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन न्यू कैपिटल प्रोजेक्ट्स। जब हम लोग नया कैपिटल प्रोजेक्ट्स को लेके आते हैं, जैसे कि आपने एक मशीनरी सेटअप किया, तो उस पे आपको कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न है, ठीक है, कितना आप उस पे गेन कर सकते हैं, उस चीज को हम लोग एमईसी कहेंगे। A firm will only undertake an investment project if its MEC
एक्सीड्स द रियल इंटरेस्ट रेट। इसका मतलब क्या है कि कोई भी कंपनी तभी इन्वेस्टमेंट करेगा जब उसका एमईसी है, ठीक है, एमईसी जो है इंटरेस्ट रेट से ज्यादा हो। जैसे कि अगर इंटरेस्ट रेट 10% पे है तो उसका जो इन्वेस्टमेंट है, मतलब वो जो कैपिटल प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करेगा, उससे अगर वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि 15% गेन कर सकता है, तभी जाके वो 10% का इंटरेस्ट रेट पे लोन लेके वो इन्वेस्टमेंट करेगा। और अगर ऐसा नहीं है, अगर जो 10% के इंटरेस्ट रेट पे एमईसी वो एक्सपेक्ट कर रहा है 8%, तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिख रहा है उसमें। इफ एमईसी इज हाई, प्रोजेक्ट्स आर वेरी प्रॉफिटेबल और एक्सपेक्टेड प्राइजेस आर हाई। ठीक है, जब एमईसी ज्यादा होता है तो प्रोजेक्ट जो है बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। ठीक है, और उसके बाद एमईसी अगर लो रहता है तो आपका प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा कम होता है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बहुत ही कम लगता है। तो इससे बहुत ही कम प्रोजेक्ट्स जो है वो अंडरटेक होता है, मतलब बहुत ज्यादा कम प्रोजेक्ट्स जो है वो किया जाएगा। और बिजनेस एक्सपेक्टेशन का बात किया जाए, ये हमारा नेक्स्ट डिटर्मिनेंट है। ठीक है, बिजनेस एक्सपेक्टेशन क्या होता है? फिर्म्स कॉन्फिडेंस अबाउट द फ्यूचर इकोनॉमी। जो कंपनी है वो फ्यूचर इकोनॉमी को लेके कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट है, उस चीज को हम लोग बिजनेस एक्सपेक्टेशन कहेंगे। मतलब वो फ्यूचर को कैसा देख रहा है, वो फ्यूचर में सोच रहा है कि आगे सेल्स बढ़ने वाला है या घटने वाला है, उस चीज को हम लोग बिजनेस एक्सपेक्टेशंस कहेंगे। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशन रेसेस द एमईसी। अगर जो उसका एक्सपेक्टेशन है वो पॉजिटिव है, ठीक है, वो अगर सोच रहा है कि आगे जाके डिमांड जो है इकोनॉमी में बढ़ने वाला है, तो वो जो है ज्यादातर मतलब चांसेस है कि वो ज्यादा और इन्वेस्टमेंट करेगा। ठीक है, firms expect higher future sales and profit, तो एंड शिफ्ट द इन्वेस्टमेंट फंक्शन आउटवर्ड। मतलब कि जब उनका ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशन रहेगा तो इन्वेस्टमेंट फंक्शन जो है वो आउटवर्ड जाएगा, मतलब इंक्रीज होगा। इन्वेस्टमेंट क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि वो लोग फ्यूचर में ज्यादा डिमांड का एक्सपेक्टेशन रखते हैं, ज्यादा सेल्स का एक्सपेक्टेशन रहता है, इसलिए वो लोग अभी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, और अगर पेसिमिज्म है, मतलब कि ऐसा उनको लग रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट है उसको करके कोई फायदा नहीं है क्योंकि फ्यूचर में जो डिमांड है वो नहीं रहेगा। ऐसा जनरली कब होता है? रिसेशन के टाइम में होता है। तो इससे क्या होगा? आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो कोलैप्स होने लगेगा। अगर इंटरेस्ट रेट लो है उससे भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लो इंटरेस्ट रेट पे भी लोग जो है ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि फ्यूचर में अगर डिमांड ही नहीं है, तो अगर लो इंटरेस्ट रेट पे भी वो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसके लिए अगर कस्टमर ही नहीं है तो फिर उस इन्वेस्टमेंट का कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है, केनिस के वर्ड में देखा जाए, किन्स के वर्ड में, इन्वेस्टमेंट इज ड्रिवन बाय एनिमल स्पिरिट्स, द कलेक्टिव मूड ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, मतलब कि जो एंटरप्रेन्योर्स है उनका कलेक्टिव मूड क्या है, मतलब वो लोग कलेक्टिवली क्या चाहते हैं। ठीक है, कलेक्टिवली उन लोगों का क्या थिंकिंग है कि आगे जाके इकोनॉमी किस तरह से रहने वाला है, आगे जाके डिमांड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, उस चीज पे इन्वेस्टमेंट जो है बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। इफ फर्म सडन बिकम मोर कॉन्फिडेंट अबाउट फ्यूचर प्रॉफिट, अगर कोई कंपनी है वो सडनली मतलब बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है कि फ्यूचर में प्रॉफिट आने वाला है, ठीक है, द एंटायरली इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व शिफ्ट्स राइट। जो आपका इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, मतलब इन्वेस्टमेंट जो है इंक्रीज होने लगेगा। क्यों? क्यों ऐसा होगा? क्योंकि उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज्यादा है कि फ्यूचर में प्रॉफिट हो सकता है। मोर इन्वेस्टमेंट एट एनी रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहे कितना भी हाई हो, उससे उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ते रहेगा क्योंकि उनका एक्सपेक्टेशन जो है डिमांड को लेके वो बहुत ज्यादा हाई है। वो लोग चाहते हैं, मतलब वो लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में प्रॉफिट जो है बहुत ज्यादा रहेगा, तो इसलिए इंटरेस्ट रेट ज्यादा रहने पे भी वो लोग इन्वेस्टमेंट करने से पीछे नहीं हटेंगे। और इन सब फैक्टर के अलावा और भी अदर फैक्टर्स है कुछ डिटर्मिनेशन, जैसे कि आपका डिटर्मिनेंट्स में आपका टैक्स आता है, रेगुलेशन आता है, टेक्नोलॉजी आता है, फाइनेंस आता है। ठीक है, तो सबसे एक एक करके देख लेते हैं। तो गवर्नमेंट टैक्स पॉलिसी जो है, ठीक है, जैसे इन्वेस्टमेंट टैक्स क्रेडिट्स और सब्सिडीज। तो गवर्नमेंट अगर क्या करेगा कि आपको टैक्स कंसेशंस वगैरह देगा, टैक्स पे छूट देगा, तो इससे क्या होगा? फिर इनका जो आफ्टर टैक्स रिटर्न है उससे मतलब उनका प्रॉफिट जो है वो बढ़ सकता है। मतलब टैक्स अगर कम लगाया जाए उन पे तो उनका प्रॉफिट मार्जिन जो है बढ़ने का चांस रहता है, तो इससे वो लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। और अगर ज्यादा टैक्स लगा दिया जाए फिल्म्स पे, बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट टैक्स लगा दिया जाए, और या फिर रेगुलेशंस बहुत ज्यादा टाइट कर दिया जाए, तो इससे इन्वेस्टमेंट करने से लोग डरेंगे। ठीक है, उनको मतलब प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिखेगा तो वो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। और जो आपका टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स है, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट कैसे मतलब इम्पैक्ट करता है इन्वेस्टमेंट को? तो टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स और लोअर लोअर कैपिटल कॉस्ट बूस्ट द एमईसी एंड इंक्रीज इन्वेस्टमेंट। जब आपका टेक्नोलॉजी इंप्रूव होता है तो इससे आपका कैपिटल कॉस्ट जो है कमने लगता है, तो इससे एमईसी जो है वो बढ़ने लगता है। ठीक है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, मतलब कि जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो बढ़ने लगेगा, तो इससे इन्वेस्टमेंट जो है वो भी बढ़ने लगेगा। जैसे कि नया टेक्नोलॉजी जो है किसी भी प्रोजेक्ट को ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाने में हेल्प करता है।
जैसे कि अभी का एग्जांपल लेंगे तो अभी एआई जो है वो हर बिजनेस में इंटीग्रेट हो रहा है, तो इससे उनका जो है थोड़ा बहुत कॉस्ट जो है वो सेविंग हो रहा है। तो उस कॉस्ट जो सेव हो रहा है उससे वो लोग ज्यादा और प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। तो इस तरह से टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट से इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज हो सकता है। और एट द एंड हम लोग जो कहेंगे, ठीक है, ईज ऑफ फाइनेंशियल मेथड्स, इफ बैंक्स आर विलिंग टू लेंड चीपली प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्राइजेस। और अगर जो बैंक है, ठीक है, बैंक अगर बहुत ही चीपली लेंड कर रहा है, ठीक है, मतलब बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन दे रहा है, तो ऑब्वियसली जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगा। ये जो है एक मैटर है, मतलब कि जैसे फाइनेंशियल मैटर है, ठीक है, कि बैंक अगर कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन देगा तो ऑब्वियसली जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट का क्या इफेक्ट पड़ता है आपका इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है। सपोज अ firm कैन बोरो एट 6% इंटरेस्ट टू फाइनेंस अ मशीन दैट yields an expected return MEC of 8%। एक कंपनी है जो कि इंटरेस्ट रेट कितना पे कर रहा है, 6%, और वो एक मशीन जो है वो लेके रखा है जिसका जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो कितना है, 8% है। तो यानी कि वो 6% का इंटरेस्ट लेके 8% जो है वो अर्न कर रहा है। यानी कि जो 8% हो 6% से बड़ा है, तो फिल्म के पास कितना आ रहा है, प्रॉफिट मार्जिन 2% का आ रहा है। तो इस सिचुएशन में वो जो कंपनी है वो और इन्वेस्टमेंट करेगा, क्यों? क्योंकि उसको प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। और इफ द सेंट्रल बैंक रेसेस रेट टू 10%, नाउ द प्रोजेक्ट्स 8% रिटर्न इज बिलो द बोरोइंग कॉस्ट, द फिल्म विल कैंसिल इट, ठीक है। तो जैसे कि अगर कोई मतलब 6% पे इंटरेस्ट लेके 8% अर्न कर रहा था, वो तो अच्छी बात था, ठीक है, उसको 2% का प्रॉफिट हो रहा है। बट वही अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाए, 10% हो जाए, और उसका प्रोजेक्ट का जो अभी भी रिटर्न है वो 8% ही है, तो इस तरह से जब सिचुएशन आएगा तो वो क्या करेगा, वो प्रोजेक्ट को कैंसिल कर देगा, क्योंकि उसको 2% जो है वो लॉस में जा रहा है वो। तो इस तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ता है इंटरेस्ट पे। तो जितना आपका लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा उतना ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट होने का चांसेस रहता है, ठीक है। हायर इंटरेस्ट रेट डायरेक्टली कट्स ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट एंड रिड्यूसेस इन्वेस्टमेंट। तो जितना ज्यादा इंटरेस्ट रेट रहेगा उतना ही उनके पास प्रोजेक्ट्स जो है वो कमने लगेगा, और इन्वेस्टमेंट भी जो है वो कमने लगेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक यू।